इटली की प्रधानमंत्री जॉर्ज मेलोनी का उदय होना, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का कठोर रुख अपनाना, नॉर्वे स्वीडन के तमाम राजनेताओं का इस कदर से हार्डकोर होना, और अब हम बात कर रहे हैं टॉमी रॉबिन्सन की। यूरोप में जो सोशल सर्विस के नाम पर जो घर दिए जाते हैं उस पर 50% इमिग्रेंट्स का कब्जा है। ग्रूमिंग गैंग 2000 में आया था, किस तरह से वहाँ की बच्चियों के साथ में उन्होंने यौन शोषण किया। आप इसकी सिमिलीज को अगर देखेंगे, आप इसकी एक पैरेलल को देखेंगे तो हिंदुस्तान में रोहिंग्याओं के खिलाफ भी तो हम यही बात कर रहे हैं। और आप यकीन मानिए 2062 तक तमाम संगठनों का दावा है कि यूरोप में जो यूरोपियन ओरिजिन के लोग हैं वो माइग्रेशन में, वो माइनॉरिटीज़ में आ जाएंगे, और जो बाहर से आने वाले इमिग्रेंट्स हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी। और इलॉन मस्क की इतनी दिलचस्पी ब्रिटेन में क्यों है? 2050 तक इन देशों में इमिग्रेंट्स की संख्या बढ़ जाएगी, मुस्लिम्स की संख्या बढ़ जाएगी। ये अगर जिस दिन बढ़ जाएगी तो उस दिन हमारे लिए खतरा पैदा हो जाएगा। आपने पाकिस्तान के क्रिएशन से लेकर अफगानिस्तान वॉर में पाकिस्तान का किस तरह से इस्तेमाल किया, ये CIA और अमेरिका का कारनामा था। तब आप अलकायदा के साथ बैठे थे, आपने ही बिन लादेन को बड़ा किया था। आप हथियार आप दे रहे थे, सऊदी अरब पैसा दे रहा था, और पाकिस्तान आपका बहुत प्यारा मित्र था। अमेरिकी अफगानिस्तान छोड़कर जा रहे थे, एक तरह से भाग रहे थे। तो एक जहाज के पंखों के ऊपर अफगानी लटके हुए थे। यूरोप में जो टसल जो सामाजिक तौर पर है वो इस बात को लेकर है कि अगर हम अभी भी नहीं जागे तो हमारा हाल भी वही होने वाला है जो संभवतः पाकिस्तान का है, अफगानिस्तान का या मिडिल ईस्ट का हो गया है। बल्कि आप देखिए, कुछ समय पहले भारत पाकिस्तान जब मैच होता था तो लंदन में भी खबरें आई थी कि पाकिस्तानियों ने हमला कर दिया भारतीयों पर। तो ये सारे काम हो रहे हैं, तो अपनी करनी का फल अब यूरोप एक तरह से कहें कि भुगत रहा है। ट्विटर के डेमोक्रेटाइज होने के चलते लोग बताने लगे ना कि एक जगह तो आप बात कर रहे हो कि इस्लामोफोब फैल रहा है, लेकिन आप वहाँ पर देखिए तो गले काट रहे हैं। तो इंटरनेट के माध्यम से क्या लोगों तक अब ये साफ साफ पहुँचने लगा है कि आतंक फैलाने वाले, इस्लामिक कट्टरवाद फैलाने वाले वही लोग हैं जो इन इस्लामिक कंट्री से शरणार्थी बनके या इलीगल माइग्रेंट्स बनकर आए हैं। इसी कांग्रेस सरकार ने भारत में इसका विरोध किया था कि बांग्लादेशियों ने आकर हमारी डेमोग्राफी को चेंज कर दिया है, लेकिन अब जैसे वो विपक्ष में है तो उनके स्वर बदल गए हैं। तो राजनीति तो दरअसल हो रही है, लेकिन हमारे लिए इंटरेस्टिंग केस ये है कि जो हम बात कहते रहे हैं यूरोप अब उसको झेलेगा और झेलना शुरू कर चुका है। 2062 में उनका कहना है कि यूरोप, इंग्लैंड, जर्मनी में जो मूल निवासी हैं यानी कि जो क्रिश्चियंस से वाइट्स हैं वो कम हो जाएंगे, इमिग्रेंट्स की संख्या बढ़ जाएगी और प्रीडोमिनेटली उसमें मुस्लिम्स होंगे। नमस्कार, पांचजन्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज टू द पॉइंट बात करेंगे ब्रिटेन के उस मुद्दे की जिसमें हजारों लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। 13 सितंबर को टॉमी रॉबिन्सन की अगुवाई में करीब 1 से 1.5 लाख लोग सड़कों पर उतरे। भारत में ये तस्वीर आम हो सकती थी क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब ब्रिटेन की सड़कों पर इतने लोग उतरे और मुद्दा इलीगल इमिग्रेशन का, क्या ये मुद्दा सिर्फ इलीगल इमिग्रेशन का है या वहाँ पर बदलते हुए सामाजिक और सांस्कृतिक संतुलन का भी है? आखिर लाखों लोगों को सड़कों पर क्यों उतरना पड़ा, और सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं पूरे यूरोप में इसे लेकर चिंता क्यों है? इलॉन मस्क जैसी वैश्विक हस्तियां इसमें क्यों इतनी दिलचस्पी दिखा रही हैं? इन सभी पर टू द पॉइंट बात करेंगे। हमारे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार अनुराग पुनेठा जी। अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ब्रिटेन की जो बात हमने की, यूनाइट द किंगडम के नाम से सड़कों पर जो रैली निकली टॉमी रॉबिन्सन की अगुवाई में, ये रैली क्या इशारा करती है? बात तो इलीगल इमिग्रेशन की हो रही है, लेकिन यूरोप के कई देशों से लगातार हम तस्वीरें पिछले कुछ सालों में देख रहे हैं सड़कों पर लोगों के उतरते हुए। ये चिंता अचानक यूरोप को इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है? देखिए, वैसे टॉमी रॉबिन्सन एक चेहरा हैं और इस समय बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं, लेकिन अगर टॉमी रॉबिन्सन को हटा लीजिए तो आप रूपर्ट लो को ले लीजिए, कीर स्टीमर भी कह चुके हैं, या नाइफ फेराज हैं। इस तरह के बड़े नाम हैं जो कि पिछले कई समय से ब्रिटेन को बचाने के लिए आए हैं। ये चिंता और ये जो लोग आए हैं ये थोड़ा खुलकर आ गए हैं। दरअसल यूरोप एक अजीब तरह के क्राइसिस में गुजर रहा है। वैसे भी कहते हैं कि दरअसल किसी देश को अगर ख़त्म करना हो, यानी कि सभ्यता का पतन सिर्फ भारी आक्रमण से नहीं होता है, ये अंदर के उपजे हुए आत्मग्लानि वाले बोध से होता है और या फिर अंदर की शक्तियों से होता है। यूरोप आज उस पूरी की पूरी क्राइसिस में है। पिछले 70-80 सालों में यूरोप में जो बुजुर्ग लोग रहे थे, यानी कि कॉलोनियल एरा के बाद का जो जनरेशन आई, उन्होंने सोचा कि चूंकि हमारे पूर्वजों ने
दुनिया के बाकी देशों में और सभ्यताओं पर थोड़े जुल्म किए हैं, लिहाजा हमें इनके प्रति नरम रुख अपनाना चाहिए। तो अफ्रीका से, पाकिस्तान से, बाकी ऐसे देशों से, सीरिया वगैरह से, मिडिल ईस्ट पूरा आप कह सकते हैं, इन देशों से लोगों को कई कई नामों पर बुलाया गया। कभी इंडस्ट्रियल कामों के लिए बुलाया गया, कभी उनके लिए कुछ भलाई के नाम पर बुलाया गया, कभी जब वहाँ क्राइसिस हुआ, युद्ध हुआ या कुछ और आपदा आई, उनके नाम पर खोला गया। और उसका नतीजा है एक बड़ी मशहूर किताब है जो कि 2016 के आसपास आई थी, वो थी द स्ट्रेंज डेथ ऑफ यूरोप, यानी यूरोप की एक जो मौत हो रही है, और वो बड़ी अपने आप में स्ट्रेंज है। वहाँ के एक बड़े पॉलिटिकल कमेंटेटर और एक तरह से जर्नलिस्ट कह लीजिए, उनकी ये किताब थी, मार्क डगलस की किताब है। और वो अपने आप में इसलिए है क्योंकि उन्होंने बड़ी फैक्चुअल जगह और यूरोप के उन पॉइंट्स में जाकर जो इमिग्रेंट्स होते हैं उनके साथ में, वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ के साथ में, वहाँ के प्रशासनिक नियमों को समझते हुए उन्होंने उस किताब को लिखा कि किस तरह से इटली की प्रधानमंत्री जॉर्ज मेलोनी का उदय होना, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का कठोर रुख अपनाना, नॉर्वे स्वीडन के तमाम राजनेताओं का इस कदर से हार्डकोर होना, और अब हम बात कर रहे हैं टॉबी रॉबिन्सन की। ये कौन चेहरे हैं, ये कौन लोग हैं जो कि पिछले कुछ समय में नहीं थे? ये वो चेहरे हैं जो कि पिछले कई समय से ये कहते रहे हैं कि हम चैरिटी कर रहे हैं, हम अपने देश के दरवाजे खोल रहे हैं, अपने घर के दरवाजे खोल रहे हैं, लेकिन हमारी सभ्यता का अंत मत करिए। सभ्यताओं का अंत ऐसे होता रहा है जिसको यूरोप के पुराने लोगों ने नहीं माना, और खतरा है क्योंकि संस्कृति पे खतरा है। आप ये मानिए कि शरिया के तहत होने वाले जो विवाह हैं, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन यूरोप में, इंग्लैंड में नहीं है, उसकी संख्या अच्छी खासी है। यूरोप में जो सोशल सर्विस के नाम पर जो घर दिए जाते हैं उस पर 50% इमिग्रेंट्स का कब्जा है। ग्रूमिंग गैंग 2000 में आया था, किस तरह से वहाँ की बच्चियों के साथ में उन्होंने यौन शोषण किया, ये तो पूरा का पूरा इतिहास है। लेकिन पिछले कुछ समय में, यानी 2023 से लेकर अब तक 25 में, इसकी संख्या फिर बढ़ी है। उसमें पाकिस्तानी मूल के लोग शामिल हैं कि वहाँ की यंग बच्चियों को वो टारगेट करते हैं, और साथ ही वहाँ की संस्कृति बदल रही है। अब वहाँ पर शरिया कानून की बात होने लगी है, अब वहाँ पर रोड्स पर क्या कहते हैं, नमाज होने लगी है। या फिर वहाँ पर फ्रांस के दंगे आपको याद होंगे, पिछले कुछ समय पहले जब हुए थे, ऐसा लग रहा था कि उन्होंने जला कर राख कर देंगे, लाइब्रेरीज को जलाया था, गाड़ियों को जलाया था, मॉल्स में घुस गए थे। तो ये यूरोप की एक स्थिति है जो कि अब संभवतः वो नींद से जाग रहा है। देर बहुत हो चुकी है, इमिग्रेशन लॉज में बदलाव होने की बात है, अपने नेताओं के प्रति नफरत बढ़ रही है कि जिन्होंने ढील करी है या अभी भी ढील देना चाहते हैं। तो ये एक ऐसी नियम है जिसका टॉम रॉबिन्सन अभी एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं, और उन्होंने फ्री स्पीच के नाम पर इमिग्रेशन लॉ को क्रिटिसाइज़ किया है, और जिसमें आप देखिए एलन मस्क उधर से शामिल हो रहे हैं, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बोलने लगे हैं, या फिर अमेरिका में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है। ट्रंप तो ये बात पहले भी कह चुके थे अपने फर्स्ट टर्म में, और अब वो मैक्सिको से आने वाले लोगों के लिए दीवार बनाना चाहते हैं, या फिर वो पकड़ कर लोगों को बाहर करना चाहते हैं। आप इसकी सिमिलीज को अगर देखेंगे, या इसकी एक पैरेलल को देखेंगे, तो हिंदुस्तान में रोहिंग्याओं के खिलाफ भी तो हम यही बात कर रहे हैं, इलीगल इमिग्रेशन की, इलीगल इमिग्रेशन, यानी कि जब किसी सभ्यता को खतरा महसूस होता है कि हमारी कल्चर बदल रही है, हम डेमोग्राफिकली कमज़ोर हो जाएंगे। और आप यकीन मानिए 2062 तक तमाम संगठनों का दावा है कि यूरोप में जो यूरोपियन ओरिजिन के लोग हैं वो माइग्रेशन में, वो माइनॉरिटीज़ में आ जाएंगे, और जो बाहर से आने वाले इमिग्रेंट्स हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी। और जब ऐसा हुआ है, इतिहास गवाह है कि जब किसी भी जगह के लोकल लोग, ओरिजिनल लोग कम हुए हैं और बाहर से आने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है, तब वो सभ्यताएं मिट गई हैं। वो सभ्यता का थोड़ा उदाहरण हम भी हैं, हिंदुस्तान में भी है, लेकिन अमेरिका के उदाहरण देख लीजिए आप। 4th सेंचुरी या 5th सेंचुरी सी में आप रोम को उठा के देखिए, रोम भी बाहर से आने वाली जनजातियों को उन्होंने भी एक तरह से वर्कर के तौर पर बुलाया था, और उन्होंने लूट लिया बाद में रोम को का स्वरूप ही बदल गया, वो सभ्यता खत्म हो गई। ये बात अमेरिकन सिविल वॉर को देखिए आप, 17th और 18th सेंचुरी में जो अमेरिका में हुए वो उपनिवेश के लोग थे, मूल अमेरिकन सब है ही नहीं, मूल ओरिजिनल तो वहाँ रहे ही नहीं। तो इस तरह की संकट हमेशा है। ऑस्ट्रेलिया में देखिए अबॉरिजिनल जो है वहाँ पर वो खत्म हो गए। तो ये संघर्ष का दौर है, और जैसे मैंने उस किताब का जिक्र किया कि यूरोप अब जाग रहा है, क्योंकि इमिग्रेशन के नाम पर जब सीरिया में हंगामा हो रहा था आज से कुछ साल पहले, और ISIS ने कहर बरपाया हुआ था, तब लोग भागे थे। लैम्पुडिया एक जगह है, इटली में एक टापू है, वहाँ पर तो वहाँ से और जो मिडल ईस्ट के बीच की दूरी है, समुद्र की दूरी है, यानी कि अफ्रीका से चलते हैं मिडल ईस्ट होते हुए, या फिर समुद्र को पार करते हुए छोटी छोटी नावों में,
और वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और उसके बाद वहाँ के तमाम ऐसे पॉलिटिशियन जो कि कहते हैं हाँ हाँ आइए आइए, हम तो आपको आपके ऊपर दया करना चाहते हैं, उनको तमाम सुविधाएं देते हैं। अब स्थिति बदल रही है, जिसकी बानगी हमने देखने को मिली है। बिल्कुल, आप जिस तरह की बात कर रहे हैं कि जब ये सीरिया से रेफ्यूजी जाते थे या मिडिल ईस्ट से कई लोगों ने शरण मांगने की कोशिश की, विरोध जब होता था तो यही यूरोपियन लोग, हमने जर्मनी की भी तस्वीरें देखी, हमने यूरोप के कई देशों की प्ले कार्ड लेके खड़े रहते थे वेलकम करने के लिए। और जब कुछ सालों बाद वहाँ पर हमले शुरू हुए, आतंकी हमले, ज़्यादातर हमले जो हैं वो आइसिस, अलकायदा या फिर उनसे प्रेरित आतंकियों ने ही किए, तब जाके वहाँ के यूरोप के लोगों को ये समझ में आया कि जिनको आपने वेलकम किया है वो कल आने वाले दिनों में आपकी सभ्यता पर हमला कर सकते हैं। आपने जो शरिया कोर्ट की बात की, करीब 85 शरिया कोर्ट तो लंदन के अंदर ही है। तो ये जब चीज़ें लोगों को दिखाई देती हैं, वहाँ के लोगों को समझ में आता है, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, वहाँ के जो ओरिजिनल लोग हैं, ब्रिटेन के कल्चर को तो वर्ल्ड वाइड वैसा माना जाता है, वो अपने कल्चर को कितना ऊपर रखते हैं, ये खतरा दिखाई देने लग गया है। लेकिन इस इलीगल इमिग्रेशन के इस पूरे मामले में हमने देखा है कि लगातार इलॉन मस्क जो हैं वो खुलकर अपना समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि टॉमी रॉबिन्सन की जो आप बात कर रहे हैं, 2022 से पहले जब ट्विटर था, एक्स नहीं था, तो इन्हें हेट स्पीच के तहत ट्विटर से बैन कर दिया गया था। 2022 में जब इलॉन मस्क ने इसको खरीदा तो सबसे पहले इन सबको ट्रंप का अकाउंट बैन कर दिया था। ट्रंप का अकाउंट बंद कर दिया था। तो उसी जब ट्रंप के अकाउंट को इन्होंने रिवोक किया, उसके साथ साथ इन्होंने टॉमी रॉबिन्सन के अकाउंट को भी वहां पर दोबारा शुरू करवाया और साथ ही साथ उनकी जो विचार हैं उनको आगे बढ़ाया। टॉमी रॉबिन्सन खुद बोलते हैं कि इलॉन मस्क ने जो है मेरी आवाज़ जो है दुनिया तक पहुंचाई है फ्री स्पीच के तहत। तो हेट स्पीच और फ्री स्पीच की जो लाइन है उसको लेकर भी एक बहस छिड़ रही है, लेकिन इलॉन मस्क का इस पूरे मामले में समर्थन दे रहा है, विशेष तौर से ब्रिटेन के मामले में वो जो है कीर स्टारमर को लेकर काफ़ी विरोधी उनके लगते हैं और वो लगातार सरकार गिरने की भी बात करते हैं। ये तक कहा है कि स्टारमर की सरकार को तुरंत हटा दिया जाए। और जब ये रॉबिन्सन अपने सड़कों पर उतर रहे थे तब भी उन्होंने लोगों को यही कहा था कि सड़कों बिल्कुल शामिल हो जाइए, वरना ये आग आपके घरों तक पहुंच जाएगी। लोगों को ये समझना है कि इलॉन मस्क की इतनी दिलचस्पी ब्रिटेन में क्यों है। नहीं, देखिए वो तो फ्री स्पीच और साथ ही साथ जो एक बड़ा कंसर्न, अंडर करेंट कंसर्न आ रहा है। देखिए एक तरह से जो लेफ्ट लॉबी है या फिर वोकिज्म जो है जिससे ग्रसित है पूरा यूरोप भी ग्रसित है और अमेरिका भी ग्रसित है, भारत भी ग्रसित है। उसमें यह है कि देखिए सबको आने दीजिए और हम सबके साथ में हैं। जैसे सभ्यता का संकट यही होता है कि वो सोचती है कि हम सबको संभालें, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जब सबको संभालने की बात होती है तो वही सभ्यता सबसे पहले ख़त्म होती है। हमने कुछ उदाहरण की बात करी है कि जब जब इस तरह की सभ्यताओं ने, उस तरह की सिविलाइजेशन ने जब जब आत्मसात करने की कोशिश करी है और वो माइनॉरिटीज़ में चले गए हैं तो ख़त्म हुए हैं। ये हमने अभी थोड़ा सा पहले बात किया, वो चाहे रोम की बात हो, भारत की बात हो, अमेरिका की बात हो, बल्कि आप अभी रिसेंट में कुछ 20-25 साल में अगर उदाहरण देखिए तो श्रीलंका एक उदाहरण है। श्रीलंका में अंग्रेज़ तमिल को ले गए थे और वहाँ पर चाय के बागानों के लिए वो लेकर गए थे। बाद में तमिल्स की संख्या बढ़ गई, सिंगलीज और तमिल के बीच में गृहयुद्ध चला 30 साल एलटीटी और जो सिंगलीज के बीच में युद्ध चला था और कितने लोग बेगुनाह मारे गए। ये संघर्ष दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, ये बाहर से आने वाले लोगों की संख्या जब जब बढ़ेगी, वहाँ के ओरिजिनल लोग अपने बारे में, अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को भूलने की बात करेंगे। तो ये जो फ्री स्पीच की बात है, अब तक जो दबे अंदाज में बात होती थी, अब उन्होंने कहा है खुलकर बात करेंगे। वो चाहे अगर फ्रांस में अल्जीरिया से, अफ्रीका के बाकी देशों से आने वाले लोगों की बात हो, पाकिस्तान, इंग्लैंड में पाकिस्तान से आने वाले लोगों की बात हो या अफ़गानिस्तान से जाने वाले लोगों की बात हो, हम सब के बारे में बात करेंगे कि वहाँ के हालात को छोड़कर आप आते हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर आतंकवाद है, वहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा रेडिकलिज्म है, वहाँ पर अगर अल-कायदा, आईएसआईएस आपके गले काटता है, शिया सुन्नी टसल होता है, तो फिर आप यहाँ अगर आ रहे हैं तो यहाँ पर आप एक बेहतर लाइफ के लिए आ रहे हैं, आप इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए आ रहे हैं। आप इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि अब अफ़गानिस्तान से बहुत बुरे हालात, कोई लंदन के हैं। अफ़गानिस्तान से भागा हुआ व्यक्ति यही तो है कि हम वहाँ चले जाएंगे तो ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। अगर आप वहाँ पहुँच के भी वही काम करेंगे जो कि आप करते रहे हैं, तो वहाँ के समाज में अब ये बात आने लगी है कि इनफ इज़ इनफ, हमें वी हैव टू शट द डोर एंड प्रॉब्ली दे आर शटिंग द डोर। ये जो फ्री स्पीच की बात है, ये डर वहाँ पर है। वो तमाम फाउंडेशंस कहती हैं, प्यू फाउंडेशंस हो या तमाम और फाउंडेशंस, तो उनका कहना है कि 2050 तक इन देशों में
इमिग्रेंट्स की संख्या बढ़ जाएगी, मुस्लिम्स की संख्या बढ़ जाएगी, उसमें सीरिया है, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, उसमें अफ्रीकी देशों से आने वाले लोग हैं, और ये अगर जिस दिन बढ़ जाएगी तो उस दिन हमारे लिए खतरा पैदा हो जाएगा। तो ये सिविलाइजेशनल दरअसल वॉर की तरफ यूरोप जाता दिखाई दे रहा है, और संभवतः एलन मस्क उसको पहचान रहे हैं। आप ये देखिए, जब एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदा, आप भारत में देख लीजिए, भारत में तमाम ऐसे लोग जो कि सरकार के, मोदी सरकार के समर्थक थे, या मान लीजिए वो भारत की प्राचीन सभ्यता की बात करते थे, या हमारी अपनी ट्रेडिशंस की बात करते थे, वो हिंदू कल्चर की बात करते थे, उनके अकाउंट्स में या तो शैडो बैनिंग होती थी या उनका अकाउंट्स विदहेल्ड कर दिया जाता था। ब्लू टिक भी सेलेक्टेड लोगों को मिलता था। बिल्कुल। एलन मस्क ने वो डेमोक्रेसी लाने की कोशिश करी है कि मैं अगर खरीदूं, मैं पैसे लूंगा आपसे, लेकिन मैं आपको आपका राइट दे सकता हूं अगर आपको चाहिए, आपका ये कोई विशेष अधिकार नहीं होगा। तो एलन मस्क का इंटरेस्ट दरअसल अपने बिजनेस के साथ साथ थोड़ा सा ये भी है कि उनका बेस बढ़ेगा, उनकी गाड़ियां बिकेंगी, उनका प्रोडक्ट बिकेगा, वो ये उनका है। लेकिन हो इस समय भला रहा है, क्योंकि हर किसी को एक तरह से कहें कि एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जो कि हमने बात कर रहे हैं कि रॉबिन्सन को अगर थैंक यू कह रहे हैं, भारत के तमाम लोग हैं जो कि पैसा देकर आज अपनी बात रख पाते हैं। तो ये एक फेयर उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई है, जो अभी तो बिल्कुल ठीक है। उनके अपने बिजनेस इंटरेस्ट हैं, वो टकरा रहे हैं आजकल ट्रंप से, वो एक अलग बात है, लेकिन इस ज़रिए तो वो भलाई कर रहे हैं। हमारे आज एक्चुअली भारत के लोगों के साथ ये है कि भारत हमेशा से इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ जब भी आवाज़ उठाता था तो उसे अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ आवाज़ बता दिया जाता था, चाहे वो रोहिंग्यास हों, बांग्लादेशी हों। अभी हमारे व्याख्यान माला में सरसंघचालक जी ने जो कहा था कि जो कानूनी तौर पर आते हैं उनका तो हमेशा से स्वागत है, लेकिन जो इलीगली आते हैं वो डेमोग्राफिक चेंजेस लाते ही लाते हैं, वो देश के लिए, संस्कृति के लिए खतरा होते हैं। और आपने खुद ही जिस तरह से बताया कि भारत का तो इतिहास रहा है, भारत भुक्तभोगी है, इसलिए शायद उसके अंदर शत्रु बोध भी बहुत ज़्यादा है और वो इन चीज़ों को समझ पाता है। लेकिन अगर हम बात करें यूरोप की, जिस खुले दिल के साथ इन्होंने, चाहे वहाँ के रेफ्यूजीज़ हों या इमिग्रेंट्स हों, जो वहाँ पर ये कई राजनीतिक वजहों से आते हैं कि हम वहाँ पे सुरक्षित नहीं है, सबको आने दो आने दो आने दो आने दो, वो करते रहे। आने दो के बाद इनकी नींद, आपको नहीं लगता कि पिछले 10 सालों में जिस तरह के हमले यूरोप के अलग अलग देशों के शहरों में हुए हैं इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा या इस्लामिक आतंकवादी संगठनों द्वारा, उसके बाद इनकी नींद टूटी है? क्या आपको लगता है कि अब यूरोप को थोड़ा शत्रुबोध का एहसास होने लगा है? बिल्कुल होने लगा है। हालांकि शुरुआत 9/11 के बाद से थी। 9/11 के बाद वो एक तरह का कहें कि एक बीज पड़ा था, लोगों को लगा था कि अब हम को अपनी पॉलिसी बदलनी चाहिए। आप याद करिए कि 1990 के दशक में जबकि कश्मीर में आतंकवाद बढ़ रहा था, भारत हर जगह जाकर मंच पे कह रहा था कि देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है, ये लोग क्या करते हैं। कश्मीर में कई विदेशी पर्यटकों को किडनैप किया गया था, उसमें विदेशी दखल हुआ था, तो कुछ छूट गए थे, कुछ लोग नहीं छूट पाए थे। जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो पत्रकार थे डैनियल पर्ल, उनकी हत्या हुई थी। लेकिन उसके बावजूद भी यूरोप ने, पूरे वेस्ट ने एक तरह से आंखें मीटी हैं। लेकिन आप ये भी याद रखिए कि ये जो हो रहा है वो जाग रहे हैं, अच्छा है, क्योंकि हमारा दरअसल एक तरह से दर्द का प्रतिबिंब देखने को मिल रहा है। लेकिन देखा जाए तो ये उनकी करनी ही है। आपने पाकिस्तान के क्रिएशन से लेकर अफगानिस्तान वॉर में पाकिस्तान का किस तरह से इस्तेमाल किया, ये CIA और अमेरिका का कारनामा था। तब आप अलकायदा के साथ बैठे थे, आपने ही बिन लादेन को बड़ा किया था। आप हथियार आप दे रहे थे, सऊदी अरब पैसा दे रहा था, और पाकिस्तान आपका बहुत प्यारा मित्र था। मतलब ऑल वेदर फ्रेंड तो अब चाइनाज को कहते हैं हम लोग, लेकिन उस समय तो पाकिस्तान ही सबसे ज़्यादा प्यारा था। यही अमेरिकन राष्ट्रपति और इंग्लैंड की प्रधानमंत्री थैचर थी, जो कि पाकिस्तान के प्रति नरम रुख अपनाया था। लेकिन इनको एहसास अब हुआ क्योंकि अब वो जो कीड़ा था अब इनको काटने लगा है। 9/11 से पहले जो पाकिस्तान हो, अफ़गानिस्तान हो, या फिर 9/11 और ख़ासकर ये वॉर ऑन टेरर स्टार्ट हुआ, और तालिबान ने जिस तरह से एक तरह से अपना फुटहोल्ड बढ़ाया अफ़गानिस्तान में, तो लोग भागने लगे। आप याद करिए वो दृश्य, अगर आपको याद हो, कि जब अमेरिकी अफ़गानिस्तान छोड़कर जा रहे थे, एक तरह से भाग रहे थे, तो एक जहाज़ के पंखों के ऊपर अफगानी लटके हुए थे, जिसमें कई मर गए, बुरी तरह उनकी डेथ हुई, बड़ा अनफॉर्चुनेट मतलब डेथ हुई। लेकिन वो डेस्परेशन था कि अब क्या होगा इस देश का। वो अमेरिका की हार है, वो टैक्टिकल हार है, वो मान सकते हैं, लेकिन अब हमारे देश का क्या होगा। तो अब यूरोप को समझ में आ रहा है,
यूरोप में जो टसल जो सामाजिक तौर पर है वो इस बात को लेकर है कि अगर हम अभी भी नहीं जागे तो हमारा हाल भी वही होने वाला है जो संभवतः पाकिस्तान का है, अफगानिस्तान का या मिडिल ईस्ट का हो गया है। क्योंकि वहाँ से आए लोग अगर इसी तरह की कल्चर को लेकर आएंगे तो हमारी कल्चर ख़त्म करेंगे, हमारे यहाँ के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, हमारे टैक्स पेयर्स की मनी को यूज़ करेंगे, जितनी सोशल स्कीम है उसका फ़ायदा उठाते हैं वो लोग। इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जो माइनॉरिटीज़ की बात हो रही है, जो अल्पसंख्यक की बात हम कहते हुए थोड़ा झिझकते हैं, वही बात सेम इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस में हो रही है कि वो सोशल सर्विस लेने के नाम पे बहुत बड़े वो हैं, वहाँ की जो स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, लेकिन उसके बाद भी उनको वो चाहिए, उनको वहाँ पर अपना कानून चाहिए, अपना शरिया चाहिए, अपनी तमाम तरह की जो भी रिलीजियस उनको फ्रीडम है वो चाहिए, और साथ में वो अपराध करेंगे। अपराध करने के साथ साथ रेप है, अब महिलाओं के प्रति अपराध है, हेट स्पीच है। बल्कि आप देखिए कुछ समय पहले भारत पाकिस्तान जब मैच होता था तो लंदन में भी खबरें आई थी कि पाकिस्तानियों ने हमला कर दिया भारतीयों पर। एक भारतीय काउंसलेट पर तो जाके, दूतावास पर जाके झंडा उतारने की कोशिश करी थी, जिसका जयशंकर जी ने बड़ा स्ट्रॉन्ग रिबेटल भिजवाया था। तो ये सारे काम हो रहे हैं। तो अपनी करनी का फल अब यूरोप एक तरह से कहें कि भुगत रहा है। उम्मीद है कि अगर ये ठीक ढंग से कर पाए, अपने दरवाजे थोड़ा ढंग से बंद कर पाए, इमिग्रेशन लॉज को टाइट कर पाए, तो फिर शायद चीज़ें ठीक होंगी। टसल है कि कितना कुछ किया जाए, क्योंकि मिडिल ईस्ट में भी जो हो रहा है वो वेस्ट की वजह से हो रहा है। तो वेस्ट एक ऐसी और यूरोप एक ऐसी चीज़ें हो गई हैं जिसका रिजल्ट दुनिया इंतज़ार करेगी कि आखिरकार ये इमिग्रेशन रुकेगा या बढ़ेगा, हेट क्राइम बढ़ेंगे या रुकेंगे। आपको एक उदाहरण देना चाहूँगी, जैसा आपने बताया कि किस तरह से ये जो वहाँ पर जाते हैं माइग्रेंट्स, स्वीडन और स्विट्ज़रलैंड में जो ऑल आइज़ ऑन गाज़ा कहने वाले तमाम लोग ख़ासतौर से इस बात को सुने कि कोई भी फ़िलिस्तीन के शरणार्थियों को एक भी मिडिल ईस्ट के उनके आसपास के, चाहे वो सीरिया हो, जॉर्डन हो, कोई अपने यहाँ जगह नहीं देता। उसकी वजह वो जानते हैं कि जब ये यहाँ पर आएंगे तो क्या करेंगे। यही फ़िलिस्तीन के 300 लोग जो हैं स्विट्ज़रलैंड चले गए थे और फिर वहाँ उनको रहने के शरणार्थियों की तरह जगह दी। 10-15 साल बाद जब वहाँ सर्वे कराया गया तो वो 300 से 3000 से बढ़ गए थे। उन्होंने तेजी से अपनी जनसंख्या बढ़ाई, उसके साथ साथ इतने शांतिपूर्ण देश में अपराध की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी और अपराध करने वालों में यही लोग होते थे। क्योंकि इनका जो साइकोलॉजिकल स्टडी हुई उसमें भी ये समझ में आया कि ये जो इनकी साइकोलॉजी है वो क्राइम की तरफ ही जाती है और ये एक बहुत बड़ा प्रभाव डालती किसी और देश की संस्कृति पर। शायद यूरोप के देश ये बात समझ नहीं पाए थे। भारत के अंदर जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो ये मानव अधिकार की बातें करने लगते हैं, लेकिन आज खुद उस चीज़ से जूझ रहे हैं। क्योंकि आपने बात की कि मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं वेस्ट के सपोर्ट से हो रहा है। तो ये एक वाइस वर्सा सिचुएशन नहीं होगी अनुराग कि आप यहाँ मिडिल ईस्ट में अनरेस्ट करेंगे और वहाँ आपके यहाँ आबादी इतनी तेजी से बढ़ेगी और मांगे और अपराध वहाँ बढ़ते जाएंगे और आप अपने पैर पसारते रहेंगे। कहीं ऐसा ना हो एक दिन ये आए कि आप यहाँ पर ध्यान लगाते रहें और वहाँ आपका देश आपके हाथ से निकल जाए। देखिए बिल्कुल स्थिति ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये दरअसल हम ये बात तो मानते हैं कि अमेरिका ने खासकर मिडिल ईस्ट में जितना अनरेस्ट है वो पैदा करने वाला मेनली अमेरिका है। वो चाहे इज़राइल के फॉर्मेशन से लेकर बाद में जो पॉलिसीज़ हैं उसके सब की बात हो, सऊदी अरब को सपोर्ट करना है लेकिन ईरान के साथ विरोध है, इराक को सपोर्ट करना है लेकिन फिर विरोध भी कर देना है, सीरिया में अपनी रजीम नहीं आई तो फिर चेंजेस कर देना है, असद को भगा दिया उन्होंने। ये अमेरिका का तो गेम वहाँ पर बहुत समय से है, ये हम सब जानते हैं। और फिर ये पॉलिसी भी कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है, हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर अपनी छवि को चमकाने के लिए हम कुछ लोगों को आने भी देंगे और हम उनको बैठाएंगे। तो ये दरअसल अब लोग समझने लगे हैं इस बात को लेकर। अब ये किस तरह से अगर बंद करते हैं तो ये देखना होगा। ये दरअसल जियोपॉलिटिकल एक लड़ाई है कि अपनी डोमिनेंस को, अमेरिका को बचाने की भी एक चिंता है, क्योंकि चाइना इधर बढ़ रहा है, रशिया इफेक्टिवली काउंटर कर देता है, तो उनको बढ़ाना भी है लेकिन अपने यहाँ के घर को भी बचाना है। इस दुविधा में तो अभी यूरोप और खासकर वेस्ट होगा। अब यूक्रेन की लड़ाई, यूक्रेन की आप इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखिए। यूक्रेन को सपोर्ट पूरा अमेरिका और पूरा वेस्ट कर रहा है, मतलब वेस्टर्न यूरोप कर रहा है, नेटो कर रहा है। रशिया का ऑयल मत खरीदिए, इंडिया पर दबाव है, इंडिया पर तो टैरिफ भी इसलिए लगा रहे हैं कि ट्रंप साहब। लेकिन यूरोप, भारत जो तेल खरीदता है उसको सस्ते दामों पर लेने के बाद यूरोप खरीद लेता है।
वो अमेरिका चाहता है कि हमारा तेल खरीदो तो हमारी कीमत पर खरीदो, यानी अगर हम महंगा भी दे रहे हैं तो खरीदो। तो फिर वहाँ के लोग भी कहते हैं कि भैया हम क्यों खरीदेंगे आपका। तो ये एक इस तरह की एग्जाम्पल है जिसमें कि डबल स्टैंडर्ड अमेरिका की और वेस्ट के बहुत साफ उभर के आते हैं। और मिडल ईस्ट में उसकी पॉलिसी हो, फॉरेन पॉलिसी, या फिर अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी हो, ये वाइस वर्सा है। समाज थोड़ा वहाँ जाग रहा है। हमने रॉबिन्सन की बात करी है, ये आप संभवतः साफ साफ कह रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में वहाँ की सरकारें शायद चौंकेंगी कि हम वहाँ पर युद्ध को रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप आइए मत हमारे पास। और आप आएंगे तो फिर आपको यहाँ पर हम या तो आने से रोकेंगे, या हमारे इमिग्रेशन लॉज टफ होंगे, और या फिर हम बंद कर देंगे। इसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल यूरोप में जो हो रहा है वो अपने आप में इंटरेस्टिंग है भारत के पॉइंट से। एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, यूरोप में जो आज परिस्थिति बन गई है, ये कहीं ना कहीं उस इकोसिस्टम का भी नतीजा है, क्योंकि जब जब इस तरह के रेडिकलाइजेशन की बात होती थी तो इसे इस्लामोफोबिया कह के दबाने की कोशिश की जाती थी, और एक पूरा इकोसिस्टम इसमें लगता था, वेस्ट का ही एक इकोसिस्टम लगता था। अगर समय रहते जाग जाते, क्योंकि लगातार हमलों का अगर हम सिलसिला देखें तो 10 साल का भी अगर आप देख लें, जो चार्ली हेब्दो पे हुआ था, उसके बाद से आप सोचिए कि पूरे यूरोप में किस तरह का उसका असर हुआ था। फिर उसके बाद पेरिस में अटैक हुआ, और इसमें ऐसा नहीं है कि थोड़े बहुत, इसमें 12 लोगों को मारा गया था, जिस तरह से मारा गया था। उसके बाद जो पेरिस में अटैक हुआ, 130 मौतें हुई थी, 400 लोग घायल हो गए थे, सर कलम करने की वहाँ पे घटनाएं हुई। ब्रसल्स में जो हुआ था, बेल्जियम में, आइसिस नेटवर्क से ही जुड़े हुए थे, क्योंकि पूरा एक डेटा है जिसमें 32 लोग मरे। यानी यूरोपियन कंट्रीज में आतंकवादी हमलों में मरने वालों की संख्या अगर हम पिछले 10 सालों के अंदर देखें, चाहे वो बर्लिन हो, मैनचेस्टर हो, कहाँ कहाँ हमले नहीं हुए। नीस का हमला आपको याद होगा, फ्रांस में जो हुआ था। तो ये सब चीज़ें जब सामने आई, और फिर जब आप करोगे कि ये इस्लामोफोबिया है, तब तक तो वो एक इकोसिस्टम काम कर रहा था। लेकिन आज जो सड़कों पर लोग उतर रहे हैं, उनको भी अब ये एहसास हो रहा था कि ये बात इस्लामोफोबिया की नहीं है, ये इस्लामिक कट्टरपंथ की बात है। और आपको लगता नहीं थोड़ा समझने में देर होगी? अभी भी अगर इन्होंने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज में चेंज नहीं लेकर आए और अभी सतर्क नहीं हुए, तो शायद इनकी सांस्कृतिक जो विरासत है, पहचान है, उस पर खतरा बहुत तेजी से मंडरा रहा है। देखिए, मैंने ये बात कई जगह कही, और मैं आज फिर भी कहता हूँ। मैं हिस्टोरिकली इसको जोड़ कर देखूँ, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि जब 15वीं शताब्दी के आसपास जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ, और उसने एक तरह से क्रिश्चियनिटी पर हमला किया, और उसी समय प्रोटेस्टेंट धर्म पैदा हुआ था। आप अगर उस समय उठा के देखें तो, क्योंकि बाइबल छपने लगी थी और मार्टिन लूथर की बातें आने लगी उस समय, और फिर वो बाइबल अपने हिसाब से बटी, और रोम की पेपेसी को, रोम की जो पोप थे, उनकी कही हुई बातों के और उनके करप्शन को दुनिया ने देखा और दुनिया बटी। तो यानी कि अगर प्रिंटिंग प्रेस का हमला क्रिश्चियनिटी पे था, तो आप यकीन मानिए कि इंटरनेट रेडिकल इस्लाम के लिए एक बड़ा खतरा है। और खासकर लेफ़्ट के लिए, लेफ़्ट की जो एक डायकोटोमी है, लेफ़्ट का जो डबल स्टैंडर्ड है, मार्क्सिज्म का जो डबल स्टैंडर्ड है कि हम सत्ता में भी रहेंगे, हम पूरी की पूरी संपत्ति को कब्जे में लेंगे, लेकिन हम गरीबों को सिर्फ समाजवाद, बर्जुआबाद के नाम पर हम बरकराएंगे, ये देखने को मिला है। और इसी का नतीजा है कि सोवियत संघ विकसित हुआ। सोवियत संघ ब्लॉक में आने वाले तमाम जो बड़े बड़े तानाशाह थे वो ख़त्म हो गए, और अब इंटरनेट एक तरह से कहें कि इस्लामोफोब के नाम पर चलाने वाली, इस्लामोफोब को चलाने वाले लोग अब ये धीमे धीमे जानने लगे हैं ना। मतलब आपने बात करी कि एलन मस्क ने क्यों किया। ट्विटर के डेमोक्रेटाइज होने के चलते लोग बताने लगे ना कि एक जगह तो आप बात कर रहे हो कि इस्लामोफोब फैल रहा है, लेकिन आप वहां पर देखिए तो गले काट रहे हैं, क्योंकि पहले ही ट्विटर पे ये चीजें लिखने वाला शैडो बैन हो जाता था, तुरंत बैनिंग होता था। एक और चीज़ पैदा हुई, आईएसआईएस ने अगर वहाँ कत्लेआम किया तो वहाँ एक ब्रिटिश मूल का एक किलर आया था जिसका नाम आया था, वो जॉन के नाम पे था, जिसने कि एक आदमी का बिहेडिंग किया था और एक अमेरिकन सैनिक का बिहेडिंग किया था। वो बड़ा फेमस हुआ, बाद में पता चला कि किसी ड्रोन हमले में उसकी मौत हुई थी। ये खतरा हुआ कि आईएसआईएस के सिंपैथाइजर सबसे ज़्यादा आने वाले लोगों में यूरोप से थे और ब्रिटेन के बहुत से लोग थे उसमें। फिर बाद में जब आईएसआईएस खत्म होना शुरू हुआ और आईएसआईएस को थोड़ा डेसिमेट किया गया, तो उस समय ये हुआ कि लोन वुल्फ की एक कॉन्सेप्ट आया था कि अचानक कोई होगा, वो ट्रक चलाएगा, जो नीस में हुआ था, इस तरह का हमला कर देगा। अचानक कोई आदमी अगर चाकू में चलाएगा मार्केट में और 3-4 लोगों को मार देगा।
तो ये इसको भी देखकर वहाँ पर डर पैदा हुआ है। लोगों ने कहा कि हो क्या रहा है हमारे देश में। अगर आप ये देखिए, इसको भारत में उठा के देखिए, हमारे अच्छा, हमले इसमें होते एक थे। चीज और ये वही लोग थे जो वहीं पे रहे, वहीं पैदा हुए, वहीं पले बड़े थे, बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन प्रेरित वो आईसिस से थे। बिल्कुल, क्योंकि आइडियोलॉजिकली वो थोड़ा सा ब्रेन वॉश बिल्कुल। था। मीडिया का बड़ा एक टिल्ट था उधर, वो चाहे बीबीसी हो, अल जजीरा हो, इंग्लैंड और अमेरिका के बहुत बहुत से अखबार, न्यूयॉर्क टाइम्स। अब ये देखिए, वाशिंगटन पोस्ट ने बगदादी के मरने पर उसको लिखा था कि उसके जो हेडलाइन थी, आप उसको उठा के देख लीजिए क्या लिखा था। उसको एक तरह से संत ही माना था कि वो एक तरह से बड़ा अच्छा महान आदमी था जिसकी उस लड़ाई में मौत हो गई है। तो इस तरह की मीडिया की कवरेज थी, सिंपैथी थी। सऊदी अरब की मनी है, आप ये मान के चलिए कि दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जो कुछ स्पेशल कोर्सेज होते हैं वो सऊदी अरब के पैसे से या फिर इस तरह मिडिल ईस्ट के पैसे से होते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंटरनेट, सोशल मीडिया और थोड़े से डेमोक्रेटाइजेशन होने के चलते अब एक आम आदमी भी अपनी बात कहने लगा है। उसको भी ये पता चल जाता है कि अगर आपने ये तब बात कही थी, अब ये बात कही है। और ये हमला दोनों तरफ है, राइट विंगर्स पर भी है, लेफ्ट विंगर्स पर भी है। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन ये बात तो सब मानेंगे कि पिछले 70-80 साल में, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो अमेरिका ने किया, जो इंग्लैंड ने किया, उसका खामियाजा वो भुगत रहे हैं। उम्मीद है कि जाग जाएं। पूरी दुनिया का, यानी कि हम जैसे देशों का, जिसको थर्ड वर्ल्ड कहते थे, उनका सपना होता था कि अमेरिका जाए या फिर इंग्लैंड जाए। आप अपने घर में उठा के कभी देखिए, अब घर में रिश्तेदारों से पूछिए, एक ज़माने में आज से 20 साल पहले इंग्लैंड जाने का सपना, यूरोप जाने का सपना होता था। अब उतना चार्म नहीं बचा है, नहीं बचा है, सही अब अमेरिका जाने का चार्म भी उतना नहीं बचा है कि कब मास शूटिंग हो जाए, कब कोई सरफिरा उठे और अचानक गोलियां चलाने लग जाए। तो वो जो एक लार्जर देन लाइफ का, एक बहुत सपनों के मतलब या ख्वाबों वाली एक ज़मीन का वो जगह था, वो अब थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। भारत भी अब तरक्की कर रहा है, यहाँ की इकनॉमी बढ़ रही है, यहाँ की सरकार बड़ी स्थिर है, तो लिहाजा यहाँ भी अपॉर्चुनिटी है। तो मुझे लगता है कि ये भारत के लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि हम बहुत समय से पीड़ित रहे हैं। हमारा पार्टीशन हो गया, हम पे हमले होते रहे, पाकिस्तान ने तमाम क्या क्या नहीं किया, फिर आतंकवाद बढ़ाता रहा, कहा कि 1000 कट्स देंगे, लेकिन उसके बाद भी हम कह रहे हैं, हम जाके दुनिया को बता रहे थे कि देखिए हमारे संग ये कर रहा है, लेकिन आप ना तो सपोर्ट कर रहे थे, अब भुगतिए आपके। बिल्कुल, 1000 कट्स बोलने वाले अब भुट्टो के देश के जो है वहाँ ग्रूमिंग गैंग बना रहे हैं। इसलिए यहाँ पे इसकी चर्चा करना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि भारतीयों की अगर हम बात करें, ये एक मिसाल के तौर पे भी देखना चाहिए कि जितने भारतीय विदेशों में जाते हैं, जो लीगली भी जाते हैं, इलीगल की तो बात ही नहीं, जो तो इलीगल तो वो किसी भी देश के हों उनको हटा देना चाहिए। लीगली जाते हैं वो वहाँ की असेट बनते हैं, कभी भी लाइबिलिटी नहीं बनते। चाहे आप अमेरिका में देख लीजिए, आप यूरोप में देख लीजिए, उसकी खास वजह ये होती है कि वो उस देश की संस्कृति का सम्मान करते हैं। शायद ये हमारे भारत की परंपरा भी है। और जब बात ग्रूमिंग गैंग जैसी आती है और उसमें अगर आप पेंट करते हैं, जो पिछली सरकारें थी ब्रिटेन की, कि एशियाई मूल के लोग ग्रूमिंग गैंग बनाते, तो फिर एशियाई मूल में आप सबको पेंट कर देते हो। उसमें आप जापानीज को भी ले लेते हो, आप ताइवान के लोगों को भी, भारतीयों को भी ले लेते हो। लेकिन अब मुखर होकर जब ये ऋषि सुनक की सरकार आई, उसके बाद से जब बोलना शुरू किया ये पाकिस्तान मूल के हैं। और सोशल मीडिया की आप बात करें तो इंटरनेट के माध्यम से क्या लोगों तक अब ये साफ साफ पहुंचने लगा है कि आतंक फैलाने वाले, इस्लामिक कट्टरवाद फैलाने वाले वही लोग हैं जो इन इस्लामिक कंट्रीज से शरणार्थी बनके या इलीगल माइग्रेंट्स बनकर आए हैं। और ये बात शायद सब जगह आसानी से फैलने लगी है। और जो आप बात कर रहे थे मेलोनी की, या देश में कई जगह जो राइट विंग के नेता हैं उनका तेज़ी से उदय हो रहा है, क्या लगता है कि पूरी जागरूकता में कहीं ना कहीं इंटरनेट की भूमिका है? और अंत में चलते चलते ये भी कि यूरोप को बचने के क्या तरीके हैं, या सिर्फ हम वेट एंड वॉच में रहें? देखिए, वेट एंड वॉच, क्योंकि अभी वहाँ पर वो लोग जो कि इनके सपोर्टर्स हैं वो कम नहीं है। अभी भी प्राइम मिनिस्टर या सरकार उनके पक्ष में है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तो रॉबिन्सन और एलन मस्क ने हमला कर ही रहे हैं। ये दुविधा दरअसल रहेगी कि हम कितने दरवाजे खोलें, कितने ना खोलें। लेकिन ये तय दरअसल यूरोप को या किसी भी सभ्यता को करना होगा, किसी भी सिविलाइजेशन को करना होगा कि हम आने देने दें। ये हमारे पास भी खतरा है। बांग्लादेशी घुस रहे हैं, असम का डेमोग्राफी चेंज हो गया है, बिहार में एसआईआर के नाम पे जो हो रहा है उसको लेकर कितनी तकलीफ है, पश्चिम बंगाल को क्या स्थिति है। तो ये दुनिया में हर सभ्यता इसको झेल रही है। सब मानते हैं, लेकिन फिर वोट के चलते, कुछ राजनीति के चलते हो जाते हैं। इसी कांग्रेस सरकार ने भारत में इसका विरोध किया था कि बांग्लादेशियों ने आकर हमारी डेमोग्राफी को चेंज कर दिया है, लेकिन अब जैसे वो विपक्ष में है तो उनके स्वर बदल गए हैं। तो राजनीति तो दरअसल हो रही है, लेकिन हमारे लिए इंटरेस्टिंग केस ये है कि जो हम बात कहते रहे हैं यूरोप अब उसको झेलेगा
और झेलना शुरू कर चुका है। वो जागेगा तो संभवतः एक ऑर्डर पैदा होगा, क्योंकि फाइनेंशियली और मिलिटरली अभी भी वो हमसे आगे हैं। यूरोप से बहुत कुछ तय हो रहा है। भारत की आवाज़ अब थोड़ी सुनी जाने लगी है, तो भारत अब जो बात पहले कहता रहा था अब थोड़े दमदार तरीके से कहता है। ये बात मुझे लगता है कि बड़ा ही लिटमस टेस्ट होगा जो यूरोप में होगा, उसकी छवि, उसकी गूंज पूरी दुनिया में देखने को मिलेगी। लिटमस टेस्ट होगा, क्योंकि ये सिर्फ आग ब्रिटेन के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में, चाहे आप फ्रांस की बात कर लें, आप बर्लिन की में देखें, ब्राज़ील, वहाँ जर्मनी में देखें, वहाँ पे स्विट्ज़रलैंड की हमने बात की, स्वीडन की बात की, हर देश में ये समस्या वहाँ पर तेज़ी से बढ़ रही है। और ख़ास बात यह कि ये जो यूरोपीय देश थे जो इस्लामोफोबिया के नाम पे अपना मुंह बंद करके बैठे थे, अब इनकी आंखें खुल रही हैं। हालांकि थोड़ी देर हो चुकी, लेकिन अभी भी अगर ये नहीं संभले तो आने वाले समय में यूरोप की जो तस्वीर, अभी अनुराग जी ने जिस तरह से बताया कि 2050 में कह रहे हैं कि उनकी आबादी बढ़ जाएगी। 2062 ना उनका कहना है कि यूरोप, इंग्लैंड, जर्मनी में जो मूल निवासी हैं, यानी कि जो क्रिश्चियंस हैं, वाइट्स हैं, वो कम हो जाएंगे, इमिग्रेंट्स की संख्या बढ़ जाएगी और प्रीडोमिनेटली उसमें मुस्लिम्स होंगे। तो ये खतरा जब यहाँ बैठ के हमें दिखाई दे सकता है, रिसर्च हम पढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पे वहाँ यूरोप के लोग भी ये देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे। और कम से कम अब इस्लामोफोबिया के नाम पे ये नहीं कहेंगे कि इकोसिस्टम का फैलाया हुआ एक झूठ है, उसको समझेंगे, क्योंकि उसकी वास्तविकता यही है कि जहाँ जहाँ ये तेज़ी से फैलते हैं वहाँ डेमोग्राफिक चेंजेस होते हैं। डेमोग्राफिक चेंजेस के साथ साथ सांस्कृतिक संतुलन बिगाड़ते हैं, सभ्यता पर खतरा पैदा करते हैं, और कोई भी देश नहीं चाहेगा कि उसकी सभ्यता और संस्कृति नष्ट हो जाए। अनुराग जी, इस पर तो हम नज़र रखेंगे और जब जब इससे रिलेटेड कोई खबर आएगी हम आपको ज़रूर बुलाएंगे इस पर चर्चा करने के लिए। आपने आज पूरी ये बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।